हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज से हम एक नई क्लास को शुरू कर रहे हैं जो होगी हमारे यूपी टेट और सी टेट के लिए। जैसा कि आपके जो फॉर्म है, आपके सी टेट की जो फॉर्म है उनकी लास्ट डेट आज है। आज यानी कि 18 दिसंबर को है। हो सकता है फॉर्म की डेट बढ़े और हो सकता है शायद ना भी बढ़े। तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 8 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। ये आप उम्मीद रखें कि एग्ज़ाम डेट जो है वो बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर बाय चांस 1-2% होता भी है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही संभावना है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका सीटेट का 8 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। उसके लिए आज हम सीटेट फरवरी 2026 के लिए इन्वायरमेंट यानी कि ईबीएस की हम प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जिसमें हम 2019 से 2024 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। और इनमें हमारी क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी? 30 होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी हम इसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ और भी सोच रही हूँ आपके लिए। पहले हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सीटेट में आपके गिने चुने सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट सीडीपी है, दूसरा ईवीएस है, तीसरा मैथ है। और ये किस में बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ 1 to 5 में। ठीक है, सीडीपी, मैथ, ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट, ये भी 30 नंबर की आती है आपकी। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट्स आपके आते हैं और सबका 30-30 का वेटेज होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम पर्यावरण के बारे में। ठीक है, पर्यावरण के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें हम पीवाईक्यू कराएंगे। क्या कराएंगे? पीवाईक्यू कराएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस की संख्या होती है 30। क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किस प्रकार से होते हैं? जिसमें से जो आपके 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं टॉपिक से, यानी कि जो आपकी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि हमारे आस पड़ोस के परिवार है। ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक्स दिए, यानी कि चैप्टर्स दिए हैं, उनसे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया कि आपका सीटेट में किस प्रकार से इन्वायरमेंट का कैसा रोल होता है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं, जैसे कि चैप्टर दिए रखे हैं, उसमें परिवार एवं मित्र, पौधे, जंतु, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं रोग, जल, आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आपदा प्रबंध और विविध। ठीक है, तो इसमें से आपके कितने 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में हम इसी को कवर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर किस प्रकार से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए हम 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, आज से हमारी एक नई क्लास शुरू हो रही है और ये प्रैक्टिस नंबर हमारा 1 है और हम इन क्लासेस को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी हमारी क्लासेस जो हैं बहुत समय बाद हो रही है और हम एक पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है?
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आंसर को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप इसका आंसर बताएं, बताइए सभी बच्चों, आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, इन्होंने किस विषय में और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने क्या प्राप्त किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, इनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। और इन्होंने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक, यानी कि ये कौन है, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये कौन है, तो इन्होंने क्या, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, इसको क्या कहते हैं, इसको भारोत्तोलन भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये पहली महिला है जिन्होंने किसी एक ऐसा गेम है जिसमें इन्होंने मेडल यानी कि पदक को प्राप्त किया। तो किसमें प्राप्त किया, इन्होंने 2000 सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था, सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने क्या जीता था, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक को जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो कहाँ की निवासी है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है और उन्होंने किस में पदक जीता था, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि वह पहली महिला जिसने पदक हासिल किया ओलंपिक में, तो वह कौन थी, वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिस ही कराऊंगी, कुछ एक दो पॉइंट है जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कौन सा एक समूह जड़ों का है। क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो आप इसका आंसर बताएं। पहला है चुकंदर आलू अदरक, या फिर गाजर हल्दी अदरक, या फिर शकरकंद मूली हल्दी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गाजर चुकंदर मूली। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक समूह जड़ों को, कौन सा एक समूह जड़ों से संबंधित है। तो अभी हम देखते हैं इसको, अभी बताती हूँ मैं आपको इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली है। ये सभी जड़ें हैं। इसमें और भी ऑप्शंस के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आलू अदरक। इसमें से जो आलू और अदरक है ये क्या है, ये है तना, ये क्या है, ये है तना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर चुकंदर मूली। ये सभी क्या है, ये सभी जड़ें हैं। क्या है, ये सभी जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको पता ही है, मैं आपको 2019 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर कराऊंगी। पर्यावरण में 30 क्वेश्चन बनते हैं, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े ना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं।
रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेगिस्तानी ओक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलोका सुरीना। क्या है? एलोका सुरीना डिके सनेना। क्या है? डिके सनेना। क्या नाम है? मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको जरूर याद कर लें। एलोका सुरीना, एलोका सुरीना, एलोका सुरीना और डिके सनैना। इस प्रकार से आप इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ इसको हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं, एलोका सुरीना, और क्या है इसका पूरा नाम लिख रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये पूरा नाम है डिके सनैना। ठीक है, डिके सनैना। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे अच्छे से मैं नहीं लिख पा रही हूँ। ठीक है, फिर भी आपको समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, समझ में तो आपको आ ही रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलोका सुरीना डिके सनेना। इसको हम एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम यह कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह क्या है? यह हमारा रेगिस्तानी ओक है और इसका वैज्ञानिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है एलोका सुरीना। क्या है? एलोका सुरीना। बहुत लंबा नाम है, आप इसको याद जरूर कर लें। डिके सनेना। क्या है? डिके सनेना। तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलोका सुरीना डिके सनेना। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद कर लें, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लें। और इसका जीवन काल भी पूछा जा सकता है कि इसका जीवन काल क्या है। तो 700 दिन। क्या? 700 वर्ष। क्या है? 700 वर्ष इसका क्या है? जीवन काल है। क्या है? इसका जीवन काल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? नेफेंथिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेफेंथिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। सीटेट में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह एक पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। इसके हम चित्र को भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका आकार किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन क्या है? यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और इसका हम सही आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका हम सही आंसर देखते हैं। तो नेफेंथिस क्या है? यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है वो तो सही है कि यह एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट, इसका आकार जो होता है वो घड़े के आकार का होता है और इसका मुंह जो होता है वो पत्ती से ढका हुआ होता है। इसमें मुझे आपको कूट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कूट में आया था कि केवल डी सही है या फिर केवल सी डी सही है, ए बी डी सही है या फिर ए बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको दूसरी स्लाइड में ले लिया है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ठीक है कि यह पौधे जो होता है, यह पौधा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह घड़े के जैसा होता है और इसके मुख को एक पत्ती के द्वारा ढका हुआ होता है। और जो नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत है मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको दूसरे पेज पर लगाया है। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी सही है। क्या है, ऑप्शन ए और बी सही है। मैंने आपको बताया अभी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं और इसका आकार जो होता है वो घड़े के जैसा होता है और मुंह जो होता है वो पत्ती से ढका हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए, ये एक पत्ता है जो इसके मुंह को क्या करता है, ढके रहता है और ये क्या होता है, एक घड़े की आकार का होता है। कैसे होता है, घड़े की आकार का होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया कि पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था कि यह घड़े की आकार का होता है और दूसरा ऑप्शन था कि इसके ऊपर एक पत्ती होती है जो क्या करती है, ये इसके ऊपर ढकी हुई होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और भी जान लेते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इसके बारे में। पीछे हमने जाना है कि यह जो पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये तो पीछे लिखा है तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पौधे को मांसाहारी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पौधे को मांसाहारी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको मांसाहारी पौधा क्यों कहा जाता है। इसको मांसाहारी पौधा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने आसपास के जो कीट पतंग हैं, जो कीट हैं, ठीक है, और क्या है, जो कछुआ है या फिर जो मेढक है, कछुआ नहीं मेढक, ठीक है, और क्या है, मेढक है, तो इन सबको क्या करता है, इन सबका ये शिकार करता है। क्या करता है, शिकार करता है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में और नमी जगहों में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये क्या करता है, शिकार करता है। यहाँ तक क्या होता है, जो कीट पतंग आते हैं और उसके बाद ये क्या करता है, अपने इस ढक्कन यानी कि इस पत्ते से इसको ढक लेता है, उस प्रकार से क्या करता है, उसका शिकार करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपने प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत में किस राज्य में स्थित है। तो वह किस राज्य में स्थित है, ये तो जीके का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका तब भी आंसर बताइए, सभी आंसर बताएं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह है गुजरात का तट। क्या है, वह है गुजरात का तट। यहाँ पर इन्होंने अपनी दांडी यात्रा को पूर्ण किया था। इसकी डेट पूछी जा सकती है, वैसे तो ये जीके का क्वेश्चन है, वैसे तो यह जीके का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो दांडी हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी, उसकी डेट जो थी वो थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। क्या थी इसकी डेट, इसकी डेट थी
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन से बुखार का हम इलाज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया का जो हम इलाज है, ठीक है, मलेरिया का इलाज यानी कि उपचार है, वो हम किसके द्वारा करते हैं? सिनकोना पेड़ जो होता है उसकी छाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है चिराव नृत्य। क्या है? चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए सभी बच्चे, सभी लोग आंसर बताएं। तो चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इस नृत्य को बम्बू डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम्बू डांस, यानी कि वह नृत्य जो लकड़ियों पर किया जाता है। इसको दिखाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। यह कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पर नीचे क्या होती हैं? बम्बू यानी कि बांस की लकड़ियां बिछी होती हैं, और इसमें जो लड़कियां होती हैं वो सुंदर सुंदर आकर्षित रंग बिरंगे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चिराव नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तमिलनाडु के निकटतम राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटतम राज्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन कौन से हैं? आंसर बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तमिलनाडु। क्या हो गया? ये हमारा हो गया तमिलनाडु। और यहाँ पर एक हमारा क्या हो गया? राज्य कर्नाटक, दूसरा केरला और तीसरा क्या है? ये आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु 3 राज्यों से घिरा हुआ होता है। किससे? 3 राज्य से घिरा हुआ होता है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरला और तीसरा है आंध्र प्रदेश। इसके क्या है? ये पड़ोसी देश हैं। क्या है? ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। क्या है? ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है विशेषता। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा, संज्ञानात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है। कैसा है? ये ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन पॉजिटिव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखें कि उसमें सही पूछा है या फिर गलत पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जल्दी के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि क्वेश्चन में कुछ पूछा होता है
और उसका आंसर कुछ दे दिया जाता है। तो इसमें एक बार क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको हम फिर से कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा उद्देश्य नहीं है, क्या है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं थर्ड से क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणा को और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान अवधारणाओं के मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक की अवधारणाओं के मुद्दों को। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ, आप इसका आंसर बताइए तब तक। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र होता है जो संकलित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 3rd से 5th का जो आपका सिलेबस होता है पर्यावरण का, उसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। पहला है पर्यावरण, दूसरा सामाजिक, तीसरा विज्ञान। तो इन तीनों को क्या किया जाता है, मर्ज रूप से एक बुक दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो कौन सा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन के जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए पढ़ाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताएं सभी बच्चे। सही आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। आंसर बताएं सभी बच्चे, सभी लोग आंसर बताइए। सभी लोग आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1st और 2nd की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि 1st और 2nd में पर्यावरण की कोई बुक नहीं होती है, उसमें भाषा और गणित के माध्यम से ही बच्चों को क्या किया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं एक बार। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया है एक बार फिर से देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित किया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन याद करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और चौथा क्या है, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है।
तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बताएं सभी। आंसर बताएं सभी। आंसर बताएं सभी। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे को पढ़ना है तो उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम जो है वो उसका निर्माण किया जाना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमणों का उप प्रक्रमण है? क्या है? उप प्रक्रमण, यानी कि प्रक्रमण क्या होता है? टॉपिक होता है। ठीक है, प्रक्रमण क्या होता है? टॉपिक होता है। और उप प्रक्रमण क्या होता है? सब टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमणों का उप प्रक्रमण है? ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉपिक कहते हैं। और उप प्रक्रमण को क्या कहते हैं? सब टॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता, मैंने आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा बताया था? कि परिवार और मित्र उसमें शामिल थे, भोजन था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी था। तो क्या नहीं था? जानवर नहीं था। ये इसका क्या है? ये इसका सब टॉपिक है। क्या है? सब टॉपिक, यानी कि उप प्रक्रमण है। क्या है? उप प्रक्रमण है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन के लिए जो टीचर है या अध्यापक है, उसके लिए क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए, इसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रक्रमणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित करना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और आंसर को लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? तो शिक्षक के लिए क्या क्या वांछनीय गतिविधियां हैं वो हमें इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। एक टीचर्स में क्या होना चाहिए? ये गुण जरूर होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, कि उसमें बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों के संबोधित करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है? इसमें हमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या भाग लेता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग होना। बिल्कुल, ये पॉजिटिव है। बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। और ऑप्शन डी क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा कूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए सभी बच्चे। सही आंसर बताइए आप सब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन तो सही है कि बच्चों का सक्रिय भाग होना जरूरी है। बिल्कुल सही। बच्चा जब एक्टिव होगा तभी तो क्लासरूम में वो पढ़ पाएगा। सही बात है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों का समुदाय के सदस्य। ये भी सही है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जब ग्रुप में बच्चा सीखेगा तो और अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों से भी वो क्या करता है? सीखता है। ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा ए बी सी
ये तीनों सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस प्रकार से बच्चों को हम पर्यावरण को सीखने के लिए उसको जोड़ सकते हैं? तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वृत्तांत। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वृत्तांत। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कहानियों के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, व्याख्या नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन की व्याख्या। तो इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ और थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो बच्चा है उसको कि जो बच्चा है जो प्रभावशाली तरीके से पर्यावरण को सीख रहा है तो वो किस माध्यम से सीख सकता है? उसमें वृत्तांत होना चाहिए, कहानी के माध्यम से वो क्या करे? रिलेट करके पढ़ सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना। यानी कि ऑप्शन तीनों सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण रोल यही होता है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप उसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे आप उसका अच्छा और करेक्ट आंसर निकाल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में क्या होता है? सृजनात्मकता, यानी कि बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास होता है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास होता है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार से कौशल उसके अंदर विकसित होते हैं। और उसमें सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास होता है, यानी कि वो जानवरों के प्रति क्या होता है? संवेदनशील बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिए हैं, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर ए, बी, सी तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं ए, बी, सी। ठीक है, ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि
पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए उसमें शिल्पकला किसमें, उसमें शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने में, यानी कि लर्निंग, यानी कि करके सीखने पे, मतलब बच्चा खुद से सीखे उस पर बल दिया जाता है। क्योंकि ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए सहायता करता है। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग इसमें कहा गया है। ग्रुप लर्निंग शिल्पकला और चित्रकला में बच्चा जब करके सीखता है तो उस पर उसमें क्या बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए आप सभी। इसमें कूट के रूप में इसको आंसर बताना होगा। इसमें जो आंसर है वो कूट के रूप में बताना है। तो ऑप्शन ए डी सही, ए बी डी सही, या फिर बी सी, या फिर सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख ले, क्वेश्चन में आप एक बार फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पे, यानी कि बच्चा जब खुद से करता है उस पर बल दिया जाता है। क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए गलत है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, हीनता आ गया, गलत है। बच्चे को इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ा भगवान मानना है, यानी कि बच्चे के संबंध में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहन करता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। थर्ड ऑप्शन है समूह में सीखना कक्षा के सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, और उसके माध्यम से क्या करते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से वो सामाजिक तौर से भी सीखते हैं। तो सी भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय को पूरा करने के लिए सहायक है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीखे, ना कि अपना जो सिलेबस है उसको निपटा दिया और फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं है, होना चाहिए। उससे आपको मतलब अपने में आराम नहीं देखना है कि आपने लिया और सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दिया। बच्चे को कितना समझ में आता है ये महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन एक देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है परिवार के सदस्यों के द्वारा, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, या फिर कक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप सभी। 81 का आंसर बताएं सभी बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं फिर इसका हम सही आंसर निकालते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। आप घर बैठ के, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती, घर पर ही होती है। तो परिवार के माध्यम से भी वो सीख सकता है प्रभावशाली ढंग से। समुदाय के माध्यम से, यानी कि अपने आसपास के बच्चों, ग्रुप लर्निंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो समुदाय के प्रति क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है समाचार पत्र। ऑप्शन सी क्या है, समाचार पत्र। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है,
ए और बी तीनों सही। यानी कि बच्चा जो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका ये है कि बच्चे को समुदाय के द्वारा सिखाना चाहिए, बच्चे को परिवार के सदस्यों के माध्यम से वो अच्छे से सीख सकता है, प्रभावशाली ढंग से सीख सकता है, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी वो अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से सीखने के कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो पहला ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, बी ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, सी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि सी ऑप्शन था अज्ञात से ज्ञात। तो इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें और समझ लें कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। किसके माध्यम से बच्चा सीखता है? तो बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? ज्ञात से अज्ञात के माध्यम से। किससे? ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी क्या है वर्ण अभिलेखन, और ऑप्शन सी क्या है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो कौन कौन से साधन हैं? पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे का आकलन अच्छे से किया जा सकता है, क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से भी किया जा सकता है, और वर्णन अभिलेख के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यानी कि वर्ष में एक बार बच्चे का आकलन नहीं करना चाहिए, ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? किसको बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम उसका सही आंसर निकालते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा 5 में ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें। नेक्स्ट है ऑप्शन आकलन के संकेतकों का उपयोग, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसके बाद इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। किसको दूर करना चाहिए? तो इसको दूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, इसको गलत करना चाहिए। ठीक है, इसको दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, इसको दूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ टुकड़े डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक किसके माध्यम से सिखाना चाह रही है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए है बच्चों को क्रियाकलाप का आकलन करने को प्रेरित करती है। टीचर क्या करती है? फर्श पर बच्चों के लिए दे देती है चीनी का दाना और कह देती है कि इसको रख दो, और चींटियों का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं इसमें?
बच्चों को क्रियाकलाप करने को, अवलोकन करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन बी है बच्चों को अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों को क्रियाकलाप, अवलोकन, अनुभव साझा करने तथा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों से उसने क्या कहा, बच्चों से उसने कहा कि बच्चों फर्श पर बच्चों से कहती है फर्श पर कुछ दाने डालिए और चींटी को आने का इंतजार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को क्रियाकलाप को अवलोकन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्योंकि जब वो डालेगी दाना, बच्चों से कहेगी दाना डालो बच्चों, बच्चे दाना डालेंगे, फिर वो देखेंगे कि चींटी आ रही है, क्या अनुभव हो रहा है, मतलब तो वो क्या करेगी, अवलोकन करेगी, अनुभव साझा करेंगे बच्चे और क्या करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से ठीक है वो सीख चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कछुआ, दूसरा ऑप्शन है घड़ियाल, तीसरा ऑप्शन कौवा, चौथा ऑप्शन बत्तख और पांचवा ऑप्शन क्या है, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा दूसरों से भिन्न है। बताइए इसका सही आंसर। तो जो कछुआ है, घड़ियाल है, बत्तख है, मछली है, ये सभी कहाँ रहते हैं, ये सभी पानी में रहते हैं। किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। जबकि कौवा आकाश में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, आकाश में होता है, उड़ता है और स्थल में रहता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है हांगकांग, पहला ऑप्शन क्या है, हांगकांग। दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है गोवा। इसमें हमें मिलान करना है। शहर दिए गए हैं एक और दूसरी ओर दिया है अत्यधिक पसंद भोजन। यानी कि पहला ऑप्शन है किसी भी करी के लिए उबाला गया टेपियोका। ऑप्शन बी है सरसों के तेल में बनी मछली। ऑप्शन 3 है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। ऑप्शन 4 है छोले भटूरे और ऑप्शन 5 क्या है, पकाया हुआ सांप। ठीक है, तो हम इसको मिलान करते हैं, इसका मिलान करते हैं। पहला ऑप्शन है हांगकांग। हांगकांग में क्या करते हैं, हांगकांग में पकाया हुआ सांप को खाया जाता है। क्या किया जाता है, हांगकांग में पकाए हुए सांप को खाया जाता है। केरल में क्या करते हैं, केरल में करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। क्या करते हैं, उबला हुआ करी के साथ टेपियोका खाया जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर में। कश्मीर में क्या किया जाता है, कश्मीर में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली को नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाया जाता है। क्या किया जाता है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कश्मीर में खाई जाती है। में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाई जाती है। तो इसको हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, पहले का क्या होगा, पहले का होगा 4, पहले का क्या होगा, पहले का होगा 5। तो पहले में क्या दिया है, 5 दिया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 नहीं दिया है। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का है 5, तो हमारा ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। सेकंड का 1, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले का 5, ठीक है, पहले का 5, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 1। पहले का हो जाएगा 5, दूसरे का 1, दूसरे का 1, ठीक है, दूसरे का 1,
तीसरे का क्या है, तीसरे का 2, और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का 3 हो जाएगा, चौथे का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सा प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा है वसंत गौरी और चौथा क्या है, मैना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह पक्षी कौन सा है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, क्या करता है, झटके से आगे पीछे करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमें इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में बांस के घरों के खंभे पर बनाए जाते हैं। हिमाचल में कैसे घर बनते हैं, बांस पर क्या करते हैं, बांसों के खंभों पर घर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल पर बनाए जाते हैं। लेह में जो मकान है वो पत्थर के 2 मंजिल पर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर हम क्या करते हैं, जरूरत का सामान रखते हैं और ऊपर और जानवरों को रखते हैं। नीचे की मंजिल पर क्या रखते हैं, जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर बताएं इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और छत पर क्या करते हैं, कटीली झाड़ियों को रखते हैं। और थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, जो बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं वो आसाम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, आसाम में बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। लेह में पत्थर के 2 मंजिल के मकान बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत की वस्तुएं, सामान और क्या किया जाता है, जानवरों को रखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में इसमें हमें बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एक हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा सकता है। थर्ड ऑप्शन है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, जो इन्हें ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसलों को लेती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें हमें क्या बताना है, कूट के रूप में हमें इसके माध्यम से आंसर को बताना है। तो आंसर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका सही आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, एक हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा सकता है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा 100 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, जो इनके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो फैसले लेती है। तो ऑप्शन हमारा 4 भी सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4 और 1। ठीक है, 3, 4 और 1 दो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 200 किग्रा ना होकर 100 किग्रा झाड़ियाँ और पत्ते खाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री को देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बच्चों के ग्रुप्स क्यों बनाता है? हमें सही आंसर इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ग्रुप इसीलिए बनाता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में क्या करता है? सुधार करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, समूह अधिक विना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इसके लिए एक प्रयोग करती है और वह क्या करती है? बच्चों का ग्रुप बना देती है। और उसने जो ग्रुप बनाया है वो क्यों बनाया है? ठीक है, तो क्यों बनाया है? शिक्षक सहपाठी अधिगम को समर्थन के लिए, मतलब बच्चे ग्रुप्स के माध्यम से सीख सकें। और नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने में क्या करती है? उसके लिए क्या करती है? ग्रुप लर्निंग करवाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतन सही नहीं होता है? संकेतन सही नहीं होना चाहिए। तो पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है सहभागिता यानी कि ग्रुप लर्निंग। क्या हो जाएगा? ग्रुप लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप लर्निंग हो जाएगा। दूसरा है ग्रुप लर्निंग यानी कि सहभागिता। ठीक है, सहभागिता यानी कि ग्रुप लर्निंग। थर्ड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। और फोर्थ क्या है? याद करना। तो ये तो एक नेगेटिव है, क्योंकि सीटेट में अगर कहाँ को कहीं भी दिखे कंठस्थ करना या फिर याद करना, तो ऐसे वर्ड जहाँ पर आपको दिखे तो वो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि बच्चे को याद करना तो सिखाना ही नहीं, बच्चे को सीखने पर जोर देना, ना कि रटने पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए इन्वायरमेंट के। कितने? आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। किसके? ईबीएस के, जो हमारे कैसे हैं? पीवाईक्यू है। और आज से हमारी जो क्लास है वो डेली कंटिन्यू चलेगी। आज की क्लास में भले आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हुई, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 दिन में आपको क्लास बहुत अच्छे से मिलेगी। अभी तो आपको 1-2 दिन में आपको क्लास बहुत अच्छे को करा दूंगी। थंबनेल में मैंने लिखा है 2019 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। हो सकेगा तो मैं आपको 2016, 17 और 18 का भी करा दूंगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करा दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास में ज़रूर जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।